अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नया दर्स इल्म सर्फ़ लेकर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इल्म हिजा की मुकम्मल बहस कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आप इल्म हिजा को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब दोस्तों, यहाँ से इल्म सर्फ़ के बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं और आखिर में मश्क़ी सवालात को हल करना ना भूलें। ये मश्क़ी सवालात नहायत अहम है। तो बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि उर्दू क़वाइद के 5 हिस्से हैं। उन्हीं हिस्सों में से एक हिस्सा इल्म सर्फ़ है, जिसे हिंदी में शब्द विचार और इंग्लिश में इटिमोलॉजी कहा जाता है। इल्म सर्फ़ ऐसा इल्म है जिसमें अल्फाज के हालात से बहस की जाती है। थोड़ी सी गुफ्तगू पिछले वीडियो में भी हो चुकी है कि इल्म सर्फ़ में अल्फाज के हालात से बहस की जाती है, यानी अल्फाज की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, हालात क्या हो सकते हैं। मसलन मौजू, मुहमल, नाउन, प्रोनाउन, जिसे उर्दू में इस्म, फ़ेल, हर्फ वग़ैरह वग़ैरह, यानी एक अल्फाज की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, उन सारी सूरतों से इल्म सर्फ़ में बहस होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ किसी भी ज़ुबान की सबसे छोटी इकाई उसकी हुरूफ़ तहज्जी होती है। तो हुरूफ़ तहज्जी की बात मुकम्मल हो चुकी है। तो जब हम हुरूफ़ तहज्जी से आगे बढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्हीं हुरूफ़ तहज्जी में से एक हर्फ़ को दूसरे से जोड़कर एक मजमुआ बनाएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हुरूफ़ के मजमुए को लफ्ज़ कहते हैं, यानी हुरूफ़ तहज्जी में से चंद हुरूफ़ को अगर मिलाकर किसी एक मजमुआ बनाते हैं तो उस मजमुए को लफ्ज़ कहा जाता है। तो चलिए लफ्ज़ की तारीफ़ को देखते हैं कि लफ्ज़ हुरूफ़ के मजमुए को कहते हैं, जिसे हिंदी में शब्द कहा जाता है और इंग्लिश में उसे वर्ड कहते हैं। मिसाल पर गौर कीजिए, जैसे अहमद। अहमद ये बना है अलिफ ज़बरा जोड़ है साकिन मीम ज़बर मा जोड़ दाल साकिन बराबर अहमद। तो अहमद के हुरूफ जो हैं अलिफ है मीम दाल, ये हुरूफ़ तहज्जी हैं और इसी हुरूफ़ तहज्जी को एक जगह कर दिया तो अहमद हो गया। तो लफ्ज़ हुरूफ़ के मजमुए को कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जब हुरूफ़ से लफ्ज़ बन गए तो लफ्ज़ अब उसकी 2 सूरत है। अब लफ्ज़ या तो मानेदार होगा या उसका कोई माना नहीं होगा। तो अगर लफ्ज़ मानादार हो तो ऐसे लफ्ज़ को मौजू या कलमा कहते हैं। जैसे कलम। कलम का एक माना है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे लिखा जाए। अहमद, उसका भी एक माना है कि उस किसी का वो नाम होगा। यानी जितने भी मानादार लफ्ज़ हैं सभी को मौजू या कलमा कहा जाता है और हिंदी में उसे सार्थक कहते हैं। सार्थक, इसको देखिए अलग अलग कीजिए। सार्थक, इसको मिला दिया गया तो सार्थक हो गया। सा माना होता है साथ, अर्थ माना होता है माना, काफ माना होता है वाला। तो सार्थक माना हुआ माने वाला, तो सार्थक का माना हो गया माना वाला और शब्द उसमें आगे लगा दीजिए मानादार शब्द, उसी को सार्थक बोलते हैं और इंग्लिश में उसी को मीनिंगफुल बोला जाता है। इसी तरह दोस्तों, कि जिस लफ्ज़ का कोई माना ही ना हो उस माना को
उस लफ्ज़ को मोहमल कहते हैं और उसे हिंदी में निरर्थक, निर मना होता नहीं, अर्थ मना माना, जिसका कोई माना ही नहीं हो, मीनिंगलेस, मीनिंग ही ना हो जिसका, उसे मोहमल कहते हैं। जैसे भात वात में वात, बातचीत में चीत। देखिए यहाँ भात का तो एक माना है कि कोई चीज़ जिसे हम खाते हैं, बात जो हम करते हैं, लेकिन वात और चीत इसका तो कोई माना ही नहीं है। तो जिस लफ्ज़ का कोई माना ना हो उसे मोहमल कहा जाता है और जिसका कोई माना हो उसे मौजू कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब हरूफ से लफ्ज़ बन गए, लफ्ज़ से मौजू और मोहमल हो गए। अब मौजू, जब लफ्ज़ मौजू होंगे, मानादार होंगे, तो वो लफ्ज़ जुमले में इस्तेमाल होगा, वो जुमले का जुज़ बनेगा, वो स्पीच का पार्ट बनेगा। तो अब स्पीच का जो पार्ट बनेगा तो वो मौजू लफ्ज़ कितने तरह के होंगे, तो उसी का जिक्र यहाँ किया गया है कि कलमा के अक़साम, यानी कलमा की कितनी किस्में हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ एक गलत फहमी का इज़ाला कर देना मुनासिब समझता हूँ कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जिस तरह इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं और हिंदी में शब्द भेद 8 हैं, उसी तरह उर्दू में भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उर्दू में पार्ट्स ऑफ स्पीच या कलमा के अक़साम, या इसको एक लफ्ज़ और देते हैं अज्ज़ाए कलाम, वो 3 ही हैं। इसको हम तफसील से अभी ज़िक्र करके बताते हैं। वो 3 क्या हैं? इस्म, फ़ेल, हर्फ। और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। चलिए इस पर ज़रा सी रोशनी डाल देते हैं। नाउन, नाउन किसे कहा जाता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। एकदम सिंपल सा है कि जिस वर्ड से नाम का इजहार होता हो वो नाउन है। मिसाल के तौर पर हम कहें अहमद घर गया, तो इसमें नाम अहमद और घर, अहमद भी नाम हुआ, घर भी नाम हुआ, तो यहाँ अहमद और घर क्या हो गया इंग्लिश में? नाउन। और इसी नाउन को हिंदी में संज्ञा का नाम दिया जाता है। तो इसमें अहमद ये संज्ञा हुआ और घर ये भी संज्ञा हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं वर्ड्स यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, यानी ऐसे लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ हो। अब उसको हम ज़रा सा तफसील से बता देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अहमद घर गया, अहमद ने पानी पिया। अब यहाँ देखिए, अहमद घर गया और अहमद ने पानी पिया। तो यहाँ अहमद अहमद बार बार जो दो नाउन का तकरार हो रहा है, तो अहले ज़ुबान ने एक इस्तिलाह का इजाद कर दिया कि जब पहले अहमद का ज़िक्र हो गया तो जब उसी के बारे में अगले जुमले में बात करनी हो तो वहाँ अहमद का नाम का ज़िक्र नहीं करेंगे बल्कि वहाँ प्रोनाउन का ज़िक्र करेंगे, यानी उसने। अब यहाँ जो अहमद है इसको हटा करके यहाँ लिख देंगे उस। अब जुमला इस तरह हो गया, अहमद घर गया, उसने पानी पिया। तो यहाँ जो उस किसके जगह पर इस्तेमाल हुआ? नाउन की जगह पर। तो जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं?
प्रोनाउन कहते हैं, और उसी को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, और उर्दू में उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। ज़मीर कौन कौन है? वो, ये, उसने, हमने, तुमने, तुम, मैं, यही सब क्या है? ज़मीर हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का माना होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी की क्वालिटी को बयान करता हो। क्वालिटी चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो। जैसे कि अहमद अच्छा लड़का है। अहमद अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा जो है यही क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए कि ये लड़का की क्वालिटी को बयान कर रहा है कि अहमद क्या है? अच्छा लड़का है, बुरा लड़का नहीं है। इसी तरह अगर हम कहें अहमद बुरा लड़का है, तो यहाँ बुरा क्या है? ये भी हम उसकी क्वालिटी है। तो यहाँ अच्छा और बुरा ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण, और उर्दू में इसे सिफत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब। हम जानबूझकर एडवर्ब को वर्ब से ऊपर लिखे हैं। देखिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब में ज़रा सा फ़र्क है, लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन यानी संज्ञा की विशेषता को बताता है, और एडवर्ब जो है वो क्रिया यानी फेल की खुसूसियत और उसकी विशेषता को बताता है। जैसे हम कहें कि अहमद धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ लफ्ज़ जो धीरे धीरे है ये खूबी और खुसूसियत किसकी बता रहा है? अहमद की नहीं, चलने की। तो चलना यह क्या है? वर्ब है, फेल है। जो फेल की खुसूसियत को बयान करे तो वो उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब, और उसी को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, और उर्दू में लवाजिम फ़ेल या ताबे फ़ेल दोनों कहा जाता है। अब यहाँ हम बताना ये चाहते हैं कि देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसी तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी को उर्दू में इस्म कहा जाता है। चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, ये सभी इस्म हैं। इसीलिए उर्दू में अक़साम कलाम या अज्ज़ाए कलाम 8 नहीं है, 3 ही हैं। चारों मिला के इस्म हो गया। फिर वर्ब ये अकेले फेल हो गया, और बाकी जो है प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजक्शन, ये तीनों जो हैं हर्फ हैं। गोया इस्म, फेल और हर्फ में इंग्लिश के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी के पूरे शब्द भेद शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब को इंग्लिश में कहा जाता है एक्शन वर्ड, यानी ऐसे लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना समझा जाए। एक्शन माना होता है काम करना, तो किसी काम का होना जिस वर्ड से समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं, जिसे हिंदी में क्रिया और उर्दू में फेल कहते हैं। जैसे कि हम कहें अहमद खाता है, तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? खाता, खाने का एक्शन हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो ये खाता है क्या हो गया? इंग्लिश में वर्ब हो गया, हिंदी में क्रिया हो गया, और उर्दू में फ़ेल हो गया। अगला वर्ड है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को उर्दू में हरफ़े जर कहते हैं, जैसे से, तक, ऊपर, नीचे वगैरह वगैरह, ये सब क्या हैं? हरफ़े अत्फ़ हैं। इसका ज़िक्र हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। हम यहाँ सिर्फ मोटा मोटी तौर पर हर एक की जुज़वी तौर पर तारीफ़ कर दे रहे हैं। प्रीपोजिशन को उर्दू में हरफ़े जर कहा जाता है, और हिंदी में संबंध बोधक, यानी ऐसा वर्ड जो संबंध को बोध करता हो। बोध मतलब
ज्ञान देता हो, मालूम होता हो जिससे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़ैद घर से आया। यहाँ ध्यान दीजिए, से को हटा दीजिए और बोलिए ज़ैद घर आया। कोई बात समझ में आई? घर का ज़ैद से क्या ताल्लुक़ हुआ, क्या संबंध है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हाँ, जैसे ही हम यहाँ पर प्रीपोजिशन से लगाते हैं तो इससे समझ में आता है ज़ैद का संबंध घर से है। घर से आया, घर में नहीं, घर से आया, तो इससे संबंध समझ में आता है। इसलिए में, से, तक, ऊपर, नीचे, ये सब क्या हैं? संबंध बोधक हैं, जिसे हिंदी में संबंध बोधक और इंग्लिश में प्रीपोजिशन और उर्दू में हर्फ़े जर कहा जाता है। प्रीपोजिशन को अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये कह सकते हैं, जैसे बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ ऑन द जो है यही प्रीपोजिशन है, इसलिए इसका पोजीशन टेबल से पहले है। प्री मना होता है पहले, अब पोजीशन मना जानती हैं जगह, यानी जिसकी जगह नाउन से पहले हो। तो ऑन जो है टेबल से पहले लगा हुआ है और बुक को टेबल से ये ऑन ही जोड़ रहा है, इसलिए इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन जिसे उर्दू में हर्फ़े अत्फ़ और हिंदी में समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें ज़ैद और बकर ने खाना खाया। अब यहाँ देखिए, ये लफ्ज़ जो और है यही कंजक्शन है, इसी को हर्फ़े अत्फ़ कहते हैं, इसलिए कि ये ज़ैद और बकर को एक साथ जोड़ रहा है। अगर बीच में और ना होता तो ज़ैद और बकर एक दूसरे से ज्वाइन ना होते, इसीलिए कंजक्शन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ज्वाइनिंग वर्ड, ऐसा वर्ड जो दो लफ्ज़ को या दो जुमले को जोड़ दे। समुच्चय माना भी होता है जोड़ना, तो समुच्चय बोधक यानी जोड़ने वाला, जोड़ने वाले शब्द को क्या समुच्चय बोधक, और इंग्लिश में कंजक्शन उर्दू में हर्फ़े अत्फ़ कहते हैं। इंटरजेक्शन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी ऐसा वर्ड जिससे अपने हाव भाव या ताज्जुब का, अगर खुशी के वक्त हो तो खुशी का, अगर गम के वक्त हो तो जिस वर्ड से गम का या खुशी का इजहार करते हैं उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। और हिंदी में उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि मतलब होता है ताज्जुब कराने वाला वर्ड। जैसे मिसाल के तौर पर बोलते हैं हम लोग माशाअल्लाह, माशा अल्लाह, तो ये माशा अल्लाह ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है, जिसे हर्फ़े ताज्जुब भी कहा जाता है। अब ताज्जुब खुशी के वक्त भी होता है, यानी कोई अद्भुत काम कर दे तो ताज्जुब होता है, खुशी का हो या गम का हो। जैसे हाय अल्लाह, तो यहाँ हाय जो बोले, हाय यही क्या हो गया? हर्फ़े ताज्जुब हो गया। इंटरजेक्शन बोलते हैं एक्सप्रेसिंग वर्ड को, और जिसे उर्दू में हर्फ़े ताज्जुब कहा जाता है। तो दोस्तों, बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से हम लोग कुछ सवालात हैं जो हल करेंगे, तो आइए सवालात को शुरू करते हैं। हर्फ के मजमूए को क्या कहते हैं? जुमला, लफ्ज़, हरूफ, मुरक्कब। तो हर्फ के मजमूए को लफ्ज़ कहा जाता है। इसका सही जवाब है बे।
आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग तैयारी कर रहे हैं मुआविन उर्दू मुतरजिम का, तो उसमें ये सब पूछे जा सकते हैं। लफ्ज़ को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस, वाक्य, नाउन, संज्ञा, वर्ड, शब्द, क्रिया, वर्ब। तो इसका सही जवाब है लफ्ज़ को हिंदी में वर्ड, शब्द बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2, 4, 6, 5। तो इसका सही जवाब है लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। आगे बढ़ते हैं। मुहम्मल लफ्ज़ की पहचान कीजिए। कलम, अहमद, बात, चीत। तो इसका सही जवाब है चीत, इसलिए कि कलम भी एक मानादार लफ्ज़ है, अहमद भी मानादार लफ्ज़ है, बात भी एक मानादार लफ्ज़ है, लेकिन चीत का कोई माना नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब दाल है। आगे बढ़ते हैं। बेमाना लफ्ज़ को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सार्थक मीनिंगफुल, निरर्थक मीनिंगलेस, संज्ञा नाउन, क्रिया वर्ब। हम पढ़ चुके हैं। तो इसका सही जवाब है बेमाना लफ्ज़ को हिंदी और इंग्लिश में निरर्थक और मीनिंगलेस कहते हैं, इसलिए मीनिंगफुल और सार्थक इसको मौजू कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानादार लफ्ज़ को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीनिंगफुल सार्थक, निरर्थक मीनिंगलेस, नाउन संज्ञा, वर्ब क्रिया। तो इसका सही जवाब है अलीफ, यानी मीनिंगफुल सार्थक। मीनिंगफुल जिसका माना हो, सार्थक जिसका माना हो। आगे बढ़ते हैं। मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुहम्मल, मुफरद, मुरक्कब, मौजू। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसको बदल दिया गया है। इसका सही जवाब है मौजू। आगे बढ़ते हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? 4, 6, 3, 2। तो इसका सही जवाब है जीम, 3। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 9, 8, 7, 6। तो इसका सही जवाब है 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? वर्ण भेद, वाक्य भेद, शब्द भेद, मत भेद। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द भेद कहा जाता है। जीम इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ज़रा सी गुफ्तगू की गई है। अब हर एक को, यानी इसम को, फ़ेल को, हर्फ को, इसम की कितनी किस्में हैं, फ़ेल की कितनी किस्में हैं, हर्फ की कितनी किस्में हैं, इंशाअल्लाह बारी बारी से वीडियो हम इसके बारे में अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम नाज़रीन को इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में बख़ैर व आफ़ियत रखे। खुदा हाफिज़।